जो 9th में हमने पढ़ा है वो पढ़ा था एक कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। कोई बता सकता है कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? सर एंगल साइड सब इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या है? तो जब आप अलजेब्रा की बात करते हो, मतलब कोई एक्सप्रेशन है उसको आप किसी टर्म के साथ इक्वल बता रहे हो, मतलब इक्वल टू का साइन हम वहां पे यूज करते हैं। बट जब उसी चीज को हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री में हम इक्वालिटी का ज्यादा यूज ना करते हुए कॉन्ग्रुएंसी वाले कंसेप्ट का यूज करते हैं। मतलब एक फिगर जो है वो दूसरे फिगर के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसका अल्टीमेटली जो मीनिंग होता है वो होता है कि दोनों फिगर्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, और उसी कंसेप्ट को हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, है ना? उसमें आपने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने नेम दिया ABC, और यहाँ पे मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने नेम दे दिया XYZ। अभी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? जब इनके सभी एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल हो और उनके सभी साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल हो। जैसे AB जो है वो अगर उसने इक्वल दिया है XY के साथ, उसने जो BC है वो हमें इक्वल दिया है YZ के साथ, और जो AC है वो अगर हमें इक्वल दे रहा है XZ के साथ। समझ में आ रहा है क्या? वह हमारे पास दो ट्रायंगल्स है और इन दोनों ट्रायंगल्स में उसने क्या बोला है कि AB इज इक्वल विद XY, then BC is equal with YZ and AC is equal with XZ, and at the same time अगर वो आपको बता रहा है कि जो एंगल A है वो इक्वल है X के साथ में, B एंगल इज इक्वल विद Y and Z एंगल इज आल्सो इक्वल विद C, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल के सभी साइड उस सेकंड वाले ट्रायंगल के सभी साइड के साथ इक्वल है और जो एंगल्स है वो भी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल XY। बराबर है क्या? यस तो यहाँ पे हमने समझा कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बताया जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी हमें जो नया कंसेप्ट इस साल समझना है वो है सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट। अब ये सिमिलैरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी से ये कैसे डिफरेंट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपकी क्लास में से कोई भी एक लड़की है या कोई भी एक लड़का है जो मार्केट में जाके एक टिफिन बॉक्स लेके आता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मनीष है, मनीष मार्केट में गया तो जाके उसने एक टिफिन बॉक्स लेके आया जो एक ट्रायंगल के शेप का है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ABC फॉर एग्जांपल। और मनीष ने जो टिफिन बॉक्स लाया वो टिफिन बॉक्स अपने स्कूल में आने के बाद उसने अपने दोस्तों को दिखाया कि देखो मैंने ये टिफिन बॉक्स लाया है। तो कुछ उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी वो टिफिन बॉक्स काफी अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि नहीं मनीष, जैसा तुमने लिया है ना मुझे भी वैसा ही टिफिन बॉक्स लेना है। और दोनों जो है मार्केट में गए और जाके सेम टिफिन बॉक्स लेके आए। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों हमारे पास टिफिन बॉक्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है ना? यस। बट अगर जो मैंने आपको बताया कि अगर समझ लो मनदीप है उसका दोस्त और मनदीप को टिफिन बॉक्स काफी अच्छा लगा और मनदीप और मनीष दोनों जो है मार्केट में गए और उसी दुकानदार को पूछा कि भैया मुझे इसके जैसा ही दूसरा टिफिन बॉक्स दो। बट इस बार दुकानदार ने जो आंसर दिया वो इस तरह से दिया कि भैया उसके जैसा टिफिन बॉक्स है मेरे पास बट वो मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, उसके जैसा है उससे थोड़ा साइज में बड़ा है बट बिल्कुल सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जो टिफिन बॉक्स वो दोनों लेके आएंगे वो दिखने में तो सेम होगा बट साइज में थोड़ा सा उससे बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि दोनों टिफिन बॉक्स एक दूसरे के साथ सिमिलर है। समझ में आया क्या आपको? यस सर। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है? दिखने में दोनों सेम होने चाहिए, भले उसकी साइज थोड़ी कम ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इक्वालिटी का मतलब क्या है? वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको इक्वालिटी वाला कंसेप्ट के अंदर समझ सकते। समझ में आया क्या आपको? यस सर।
तो अभी सिमिलर फिगर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये सिमिलर फिगर्स कौन सी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी टिफिन बॉक्स का आपको एग्जाम्पल बताया, तो वो भी एक सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल था। इसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके साइड में मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया। अभी ये दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या? नो, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होना है तो क्या होना चाहिए? साइड सेम होनी चाहिए, मतलब कि रेडियस दोनों का सेम होना चाहिए, बराबर है? यस। तो क्या मैं इन दोनों सर्कल को सिमिलर बोल सकता हूँ? यस, सिमिलर बोल सकते हैं। क्यों? हाँ, दोनों सर्कल ही हैं, मतलब दिखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात सी, उसमें रेडियस की कम ज्यादा है, इसका रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, इसका रेडियस थोड़ा सा कम है, बाकी और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसे? यस। हमारे पास जितने भी सर्कल है वो सभी सर्कल एक दूसरे के साथ सिमिलर ही होते हैं। अगर मैं यहाँ पे और कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं तो वो वाला सर्कल भी इस सर्कल के साथ और इस वाले सर्कल के साथ भी सिमिलर ही होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर से उसकी रेडियस में ही चेंज होता है, बाकी किसी चीज में कोई चेंज है ही नहीं, है ना? Yes, yes, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कल जो है वो एक सिमिलर फिगर है। हमेशा एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ सिमिलर होता है, और अगर दोनों सर्कल को इक्वल होना है या फिर कॉन्ग्रुएंट होना है तो उस कंडीशन में दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, तो आप दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और दिखाता हूं आपको। देखो, अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने दूसरा स्क्वायर बनाया, तो ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे क्या? यस। क्यों? दोनों स्क्वायर है तो दोनों के सभी साइड इक्वल होंगे और सभी एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि बोथ द स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। बट अगर मैं एक स्क्वायर ले रहा हूँ और दूसरा रेक्टेंगल ले रहा हूँ, तो क्या ये एक दूसरे के साथ सिमिलर है? नो। हाँ, अभी ये सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में एंगल्स तो सेम होंगे। एक देखो, यहाँ पे स्क्वायर के भी सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बराबर है ना? बट ऐसी कंडीशन में भी हमारे दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है, क्योंकि उसके साइड का रेशो सेम नहीं है। स्क्वायर के अंदर उसके सभी साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, बराबर है? बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। अगर रेक्टेंगल में ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड अगर 2 सेंटीमीटर होगी तो साइड सेम नहीं है, और इसीलिए हमने उसको रेक्टेंगल बोला। तो कभी भी एक रेक्टेंगल दूसरे स्क्वायर के साथ सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके एंगल्स अगर इक्वल है पर उसके साइड जो है उसका रेशो सेम नहीं होता। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है कि दोनों फिगर्स को इक्वल होने के लिए आप बता सकते हो कि उसके सभी साइड सभी एंगल इक्वल होने चाहिए। उसी तरह से दो फिगर्स को सिमिलर होने के लिए उसके सभी एंगल्स इक्वल होना जरूरी है, और उसके अलावा उसके साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसके साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है ABCD, और मेरे पास दूसरा स्क्वायर है PQRS। ABCD और PQRS दोनों स्क्वायर होने के कारण उनके सभी एंगल्स तो इक्वल ही है 90 डिग्री के, बराबर है ना? और उसकी जो साइड है उसका भी मैं आपको रेशो दिखाता हूँ। समझ लो, ये साइड मेरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 रहेगी, ये भी 4। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अभी इसमें हमें रेशो निकालना होता है। जैसे मैं अगर AB का रेशो ले लूँ PQ के साथ, तो ये आ जाएगा 4/2, बराबर है? मतलब 2/1 का रेशो आ रहा है। तो जैसे AB/PQ का रेशो 2/1 आ रहा है, उसी तरह से आप कोई भी साइड ले लो, उसका भी रेशो सेम ही आना चाहिए उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे अगर मैं AD को करस्पॉन्डिंग साइड ले लूँ PS, तो AD/PS भी हमारा 4/2 मतलब 2/1 ही आएगा। सही है ना? यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फिगर्स को, कोई भी फिगर्स रहे हमारी,
दोनों फिगर्स को एक दूसरे के साथ सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अगर ये दो कंडीशन हमारे फिगर्स फुलफिल करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोस टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यस? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से आप किसी भी दो फिगर्स को एक दूसरे के साथ सिमिलर बोल सकते हो अगर उसके सभी एंगल्स इक्वल है और उसके सभी साइड का जो रेशो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक नया वर्ड मैंने यूज किया, करस्पॉन्डिंग। ये करस्पॉन्डिंग के बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना? Yes. करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं बोलता हूँ तो आपको पता है सभी को ऑलरेडी? Yes, sir. नहीं पता है तो एक शॉर्ट में मैं रिवीजन यहाँ पे करा देता हूँ क्योंकि इसका हमें काफी यूज होगा इस लेसन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे मैं आपका दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है? इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी करके, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। अभी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। काफी बेसिक कंसेप्ट है, आप 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, बट जिनको अभी भी पता नहीं है उनके लिए मैं कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। करस्पॉन्डिंग साइड या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब काफी सिंपल है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स के अंदर या फिर दो पॉलीगॉन के अंदर कोई भी कितने भी साइड का पॉलीगॉन रहे, अगर उनके दो एंगल्स जो एक दूसरे के साथ इक्वल है उनको आप करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो इसने मुझे ए का जो मेजरमेंट दिया है वो दिया है 60 डिग्री और इस डायग्राम के अंदर आर वाला जो एंगल है इसका भी मेजरमेंट समझ लो 60 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो करस्पॉन्डेंस में है आर के साथ। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसके अलावा अगर वो मुझे बताता है कि जो बी है उसका मेजरमेंट है 50 डिग्री और इस फिगर के अंदर क्यू का मेजरमेंट भी है 50 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है वो क्यू के साथ करस्पॉन्डेंस में होगा। अभी मुझे बताओ सी का मेजरमेंट क्या आना चाहिए? 70। कैसे निकाला? Sum of angle is 180 degree. सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। आपने थ्योरम पढ़ा था, 8 में भी पढ़ा है, 9 में उसका प्रूफ भी देखा। उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है कि जो एंगल सी है वो इक्वल है पी के साथ। इसका मतलब सी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ में होगा? Angle P. पी के साथ। Angle P. हाँ, तो अभी ये करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डेंस का साइन क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ए का करस्पॉन्डेंस है मेरा आर के साथ, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। पता है सभी को? ए इज ए करस्पॉन्डेंस विद आर। उसी तरह से बी जो है वो करस्पॉन्डेंस में किसके साथ में? Q. क्यू के साथ। और उसी तरह से सी जो है वो भी करस्पॉन्डेंस में है हमारे पॉइंट पी के साथ। समझ में आ गया आपको? हम एंगल्स को कैसे करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं ये सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ साइड का करस्पॉन्डेंस कैसे शो किया जाता है। साइड का करस्पॉन्डेंस, ठीक है? यहाँ पे एंगल्स दिए थे, अभी मैं साइड के बारे में बताता हूँ। ध्यान, अगर हमें कोई एंगल दिया ही नहीं है, सिर्फ साइड्स के बारे में ही दिया है, तो उस कंडीशन में कैसे करस्पॉन्डेंस लिखा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने हमको बताया कि ए बी वाली जो साइड है, ये ए बी वाली साइड आपकी इक्वल है पी आर के साथ। जो बी सी वाली साइड है वो इक्वल दी है क्यू आर के साथ, और ए सी वाली जो साइड है उसको इक्वल दिया है पी क्यू के आर क्यू के साथ। तो ऐसी कंडीशन में इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखोगे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे BC का लिख लेता हूँ करस्पॉन्डेंस। मैं यहाँ पे करस्पॉन्डेंस लिख रहा हूँ BC वाली साइड का। यहाँ पे कोई एंगल्स मुझे इक्वल नहीं दिए हैं, तो एंगल को मैं यहाँ पे रख कर दूंगा, एंगल की कोई जरूरत नहीं है उसको। अगर हमें इसने दिया है कि ABC और PQR हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसमें BC वाली जो साइड है वो इक्वल है QR के साथ, तो BC का करस्पॉन्डेंस किसके साथ में हुआ? PQ. हाँ,
पी क्यू के साथ में हो, बराबर है। Yes, sir. हाँ। उसके बाद अगर मेरी जो ए बी साइड है वो इक्वल है पी आर के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, ए बी करस्पॉन्डेंस विद पी आर। और उसी तरह से अगर मेरी ए सी साइड है जो इक्वल है क्यू आर के साथ में, तो ए सी करस्पॉन्डेंस में हो गया क्यू आर के साथ। समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. ठीक, ये तो हो गया हम कैसे कौन सी साइड को किसके साथ करस्पॉन्डेंस दिखाएंगे, कौन से एंगल को किसके साथ करस्पॉन्डेंस दिखाएंगे। इसके अलावा हमको एक और लिखना होता है ट्राइंगल का करस्पॉन्डेंस। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ कौन से पॉइंट के साथ करस्पॉन्डेंस में है, जो भी वो भी हमें शो करना होता है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद, ये हमारा जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। ये जो हम साइन दिखा रहे हैं इसको सिमिलरिटी का साइन बोला जाता है। अगर इसके नीचे इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, है ना। बट इक्वल टू का साइन हटा दिया तो ये बन जाएगा सिमिलरिटी का साइन। एबीसी सिमिलर दिखाना है अगर मुझे पीक्यूआर के साथ, तो मैं एबीसी के सामने क्या लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि ए बी किसके साथ में सिमिलर है। तो किसके साथ में ए बी, हाँ ए बी जो है वो किसके साथ में है, पी आर के साथ में है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि ए बी सी अगर मैं सिमिलर दिखा रहा हूँ पी क्यू आर के साथ, तो इसको शो करते समय उसका करस्पॉन्डेंस बराबर लिखना बहुत जरूरी होता है। और करस्पॉन्डेंस को कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ए बी मुझे पता है इक्वल है पी आर के साथ, बराबर है ना। बट मैं यहाँ पे पी आर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखते समय आर पी लिखूंगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्योंकि यहाँ पर देखो ए बी साइड जो है ये आर पी के साथ इक्वल है, और उसके बाद जो पी क्यू है वो बी सी के साथ इक्वल है ना। Yes, sir. तो बी का करस्पॉन्डेंस किसके साथ हो जाएगा, पी के साथ। और इसीलिए आरपी को शुरुआत में लिखना, फिर बचा हुआ जो मेरा पॉइंट है क्यू पॉइंट वो मैं लास्ट में लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी इज सिमिलर विद आरपी क्यू। तो ए का करस्पॉन्डेंस आर के साथ है, बी का करस्पॉन्डेंस पी के साथ में, और सी का करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ। सभी को समझा क्या? Yes, sir. अभी इसके बाद जब मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह भी लूंगा तो तब भी आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। बट ये बेसिक आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको रिवाइज कर दिया है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8th स्टैंडर्ड में भी और 9th स्टैंडर्ड में भी। तो कुछ नया मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया है, बट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बाकी आगे जाके आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता था लेसन में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया। तो ये था हमारा सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स वाला टॉपिक। और यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट बताया वो ध्यान में रखना। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड वाले सिमिलर होते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज आल्सो सेम, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, प्रपोर्शन है, वो भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आप दो फिगर्स को, वो दोनों फिगर्स कोई भी रहे, कोई भी पॉलीगॉन रहे, ट्राइंगल रहे, क्वाड्रिलेटरल रहे, व्हाटएवर इट में भी, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हो जाएंगे अगर उसके सभी साइड प्रोपोर्शन में है और सभी एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इसका यूज करके हमको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 6.1, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, 6.1 में से कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो जैसे उसने फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स बोला है, फर्स्ट है और सर्कल्स आर, तो सभी सर्कल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आइसोस्केलस की इक्विलैटरल, इक्विलैटरल है ना। Yes. उसके बाद देखो टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर, साइड कैसे होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, या फिर हम लोग उसको सिंपली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को?
Yes, sir. उसके बाद गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। तो आप दे ही सकते हो, मैंने काफी एग्जांपल्स यहाँ पे भी आपको शो कर दिए हैं, उसमें से कोई भी आप एग्जांपल वहां पे दे सकते हो। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान देना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल आर सिमिलर और नॉट। नीचे जो आपको क्वाड्रिलैटरल की पेयर दी हुई है, क्या वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ये मुझे बताओ। No. नहीं है, क्यों? Angles different. यस, अगर आप देख रहे हो वहां पे तो आपको ABCD क्वाड्रिलैटरल के अंदर उसके सभी एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं, है ना? बट PQRS के अंदर वैसा कोई भी साइन नहीं दिया, और उसका मतलब ये हो गया कि PQRS के जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के नहीं है। बट अगर उसकी साइड का रेशो लोगे तो वो देखो, मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। साइड का रेशो अगर मैं SR को प्रोपोर्शन में लूं किसके साथ, DC के साथ, तो SR बाय DC मेरा आ रहा है 3/1.5 मतलब 2 आ रहा है, बराबर है? Yes, sir. उसके बाद DA अपॉन अगर मैं PS लेता हूँ तो इसका भी 3/1.5 मतलब 2 ही आ रहा है, सही है कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आप चारों साइड का रेशो भी ले लोगे तो वो भी 2 ही आएगा। मतलब इस कंडीशन में दोनों क्वाड्रिलैटरल के लिए उसकी साइड का रेशो जो है वो सेम है, बट उसके जो एंगल्स है वो सेम नहीं है। और मैंने पहले बताया कि कोई भी दो फिगर्स के लिए अगर उनको सिमिलर होना है तो उनके साइड का रेशो भी इक्वल होना चाहिए और उनके सभी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, और जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो क्वाड्रिलैटरल्स हमें दिए हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर क्वाड्रिलैटरल नहीं है। आगे समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 6.1 को घर पे सॉल्व करोगे, और जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप नेक्स्ट वीडियो मुझे पूछ लेते, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग इस लेसन के अंदर एक थ्योरम दिया है हमको, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। और अभी जो नया सिलेबस CBSE की तरफ से आया है उसमें आपके इस लेसन में से जो बाकी थ्योरम्स है उनके प्रूफ को आपको देखने की जरूरत नहीं है, बट उसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल समझने हैं। प्रूफ हमें सिर्फ इस लेसन में 2 ही देखने हैं। एक है थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने यहाँ पे समझा, उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है, और दूसरा एक हमारा थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम।